हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे वीडियो में। और आज का यूनिट नंबर 6 हम लोग करेंगे जो है कंटिंजेंट एंड क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, जो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का 6th यूनिट है। और पहले तो हम समझेंगे कि कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, उसके रूल्स क्या है। उसके बाद फिर चलेंगे हम लोग क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट पे। तो ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, बस छोटा सा चैप्टर है, लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन सबसे ज़्यादा क्रिएट होती है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सबसे कंफ्यूज चैप्टर में से है कंटिंजेंट और क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। ओके, तो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है? सेक्शन 31 में डिफाइन किया गया है। कैसे? A contract to do or not to do something if some event collateral to such contract does or does not happen। मतलब यहाँ पे जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है वो एक कंडीशन पे होता है। एक कंडीशन क्या है? एक इवेंट है। जैसे कि कोई भी इवेंट जो अनसर्टेन है, फॉर एग्जांपल ए कॉन्ट्रैक्ट टू पे बी 1 लाख इफ बीज हाउस इज बॉन्ड। एक यहाँ पे क्या कॉन्ट्रैक्ट करता है बी के साथ कि अगर आपका घर जल जाएगा तो मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा। तो यहाँ पे क्या है? कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। कैसे है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट? क्योंकि यहाँ पे कंडीशन है। कंडीशन में क्या है कि बी का घर जलना, ये क्या होगा? कंडीशन हुआ। तो यहाँ पे जो कंडीशन है वो क्या है? अनसर्टेन है। ऐसा भी हो सकता है कि बी का घर जले, या ऐसा भी हो सकता है कि बी का घर ना जले। तो यहाँ पे क्या है? एक कंडीशन है। तो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट हमेशा अनसर्टेन इवेंट के ऊपर होता है। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? हमेशा अनसर्टेन इवेंट के ऊपर होता है। ऐसा नहीं है अगर कोई भी इवेंट है जो कि सर्टेन है, पता है कि होगा, तो वहाँ पे कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता। या कोई ऐसा भी इवेंट है कि पता है हमें नहीं होगा, तो वहाँ पे भी कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक अनसर्टेन इवेंट चाहिए, जिसका कोई अता पता नहीं है कि होगा कि नहीं होगा, कुछ पता नहीं है। ओके, तो ये हो गया हमारा पहला एग्जाम्पल। चलिए दूसरा, मीनिंग ऑफ कोलैटरल इवेंट। Pollock and Mollett define collateral event as an event which is neither performance directly promise। तो ये एक एग्जाम्पल है। हम लोग आगे चलते हैं। इसेंशियल्स ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। क्या क्या इसेंशियल्स है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के? तो पहला है, द परफॉर्मेंस ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट वुड डिपेंड अपॉन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ सम इवेंट और कंडीशन। तो यहाँ पे कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट किस चीज पे डिपेंड करता है? एक उस तरह की परफॉर्मेंस पे जो कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ओके, वो डिपेंड अपॉन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ सम इवेंट और कंडीशन। तो परफॉर्मेंस ऑफ अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट वुड डिपेंड अपॉन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ सम इवेंट और कंडीशन। ओके, सेकंड इज द इवेंट रेफर्ड टू एज कोलैटरल टू द कॉन्ट्रैक्ट। इवेंट किस चीज कैसा होना चाहिए? कोलैटरल होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट की। इवेंट रेफर्ड टू एज कोलैटरल टू द contract. The event is not part of a contract. The event should be neither performance promised nor a consideration for a promise. The contingent event should not be mere will of the promiser. The event should be contingent in addition to being the will of the promiser। चलिए फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है? ए प्रॉमिस करता है बी को 1 लाख देगा अगर उसका मन होगा। इफ ए प्रॉमिस टू पे बी, ए ने क्या कहा कि मैं आपको 1 लाख दूंगा अगर आप चाहें तो। तो यहाँ पे क्या हुआ? कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे नहीं हुआ। चलिए एग्जाम्पल नंबर 7 में क्या है? इफ ए प्रॉमिस टू बी 1 लाख इफ इट रेन्स ऑन 1 अप्रैल एंड ए लीव दिल्ली फॉर मुंबई ऑन अ पर्टिकुलर डे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एग्जाम्पल नंबर 7 में हो रहा है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन एग्जाम्पल नंबर 6 में कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है। वो क्यों? क्योंकि यहाँ पे ए ने क्या कहा है कि वो प्रॉमिस किया है बी से कि वो 1 लाख देगा अगर वो चाहेगा तो, इफ ही सो चूजेस। ओके, द इवेंट मस्ट बी सर्टेन। तो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि वो इवेंट पे बेस्ड होता है। वो इवेंट कैसा होता है? अनसर्टेन होता है। इवेंट कैसा होता है? अनसर्टेन होता है। अनसर्टेन का मतलब कुछ पता नहीं है, हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। ओके, एक सस्पेंस बना रहता है। तो इवेंट मस्ट बी अनसर्टेन। रूल्स क्या क्या है? रूल्स रिलेटिंग टू इन्फोर्समेंट। तो इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंटिंजेंट ऑन एन इवेंट हैपनिंग पे इन्फोर्समेंट का क्या रूल्स है? where a contract identify happening of a future contingent event, the contract cannot be enforced until and unless the event happens। तो चलिए यहाँ पे लिखा है कि कॉन्ट्रैक्ट हैपनिंग
पे अगर रहता है, कोई भी कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो है हैपनिंग पे, कोई भी इवेंट के हैपनिंग पे अगर रखा जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी इन्फोर्स। वो कॉन्ट्रैक्ट तब तक इन्फोर्स नहीं होगा जब तक कि वो इवेंट हो जाए। ओके, तो इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंटीजेंट ऑन एन इवेंट हैपनिंग, तो अगर कोई भी कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है इवेंट हैपनिंग पे, कि फॉर एग्जांपल दो लोग हैं, वो बोलते हैं कि ये गाड़ी क्या है, ये गाड़ी यहाँ से यहाँ आएगी, तो यहाँ पे क्या होगा, इवेंट हैपनिंग हो, यहाँ से यहाँ तक आएगी। चलिए, तो तब तक वो इन्फोर्स नहीं होगा जब तक कि वो गाड़ी वहां से बताए गए जगह पे नहीं जाती। ओके, इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंटीजेंट ऑन एन इवेंट हैपनिंग, तो वो तब तक इन्फोर्स नहीं होगा, द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड अंटिल एंड अनलेस द इवेंट हैपेंस। ओके, नेक्स्ट क्या है, इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंटीजेंट ऑन एन इवेंट नॉट हैपनिंग। यहाँ पे इवेंट क्या होगा, नहीं हो रहा है, इवेंट क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। एक ऐसा कंडीशन जहाँ पे कोई भी ऐसा काम बताया जा रहा है, वो उसमें क्या कंडीशन है, उसमें बताया गया कि ये चीज नहीं होगी तभी वो इन्फोर्स्ड होगा। जैसे कि where a contingent contract is made contingent on a non-happening of an event, it can be enforced only when its happening becomes impossible। तो अगर कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट नॉन हैपनिंग इवेंट पे बनाया जाता है तो वो कब इन्फोर्स्ड होगा, जबकि उसका होना इम्पॉसिबल हो, जबकि उसका होना क्या है, इम्पॉसिबल है, तभी वो इन्फोर्स्ड होगा। A contract would cease to be enforceable if it is a contingent upon the conduct of living person when that living person does something to make the event or conduct as impossible of happening। तो सेक्शन 34 क्या कहता है कि if a contract is contingent upon as how a person will act as at an unspecified time, this event shall be considered to have become impossible when such person does anything which render it impossible that he should so act with any definite time or otherwise than under further contingency। Okay, next क्या है, contingent on happening of specific event within the fixed time। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि वैसा contingent contract जो कि एक specified time के या फिर एक fixed time के अंदर के लिए बनाया गया हो। जैसे कि एग्जाम्पल क्या है, ए प्रॉमिस टू पे बी, ए ने प्रॉमिस किया बी को पे करने का अ सम ऑफ मनी। अगर एक सर्टेन शिप जो है, शिप रिटर्न हो जाती है कितने दिनों, सॉरी 1 साल के अंदर, 1 साल के अंदर की ये शिप क्या होती है, रिटर्न हो जाती है, तो ए ने प्रॉमिस किया कि वो बी को कुछ पैसे देगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कंटीजेंट ऑन हैपनिंग ऑफ स्पेसिफाइड इवेंट विद इन द फिक्स्ड टाइम। सेम उसी तरह का है, कंटीजेंट ऑन स्पेसिफाइड इवेंट नॉट हैपनिंग विद इन फिक्स्ड टाइम। तो ए प्रॉमिस टू पे बी अ सम ऑफ मनी फॉर सर्टेन शिप डज नॉट रिटर्न विद इन अ ईयर। तो ए यहाँ पे प्रॉमिस करता है बी को कि अगर ये शिप 1 साल के अंदर नहीं लौटी तो वो क्या करेगा, उसको पैसे देगा। तो ये कब तक इन्फोर्स है, वो कॉन्ट्रैक्ट में भी इन्फोर्स इफ द शिप डज नॉट रिटर्न विद इन द ईयर, ये विद इन द ईयर तक ही इन्फोर्स्ड है। उसके बाद क्या आ जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहेगा। कंटीजेंट ऑन एन इम्पॉसिबल इवेंट, तो अभी तक हम लोग क्या पढ़े, सबके सब क्या था, पॉसिबल था, कोई भी वॉइड नहीं था। लेकिन अब क्या है, इम्पॉसिबल इवेंट पे क्या कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। जैसे कि सूरज क्या होता है, ईस्ट में पूरब में उगता है, हम बोल रहे हैं कि इतने पैसे मैं आपको दूंगा या दूंगी, क्यों, जब वो वेस्ट में उगेगा, सन क्या होगा, वेस्ट में उगेगा। तो क्या ये पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है, तो क्या होगा, यहाँ पे वॉइड हो जाएगा। यहाँ पे डिफरेंस किस चीज का, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट और वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट का। तो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, कोई भी चीज जो कि अनसर्टेन इवेंट पे बेस्ड हो, एक ऐसा कंडीशन जो कि अनसर्टेन हो। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग विथ रेफरेंस टू कोलैटरल इवेंट हैपनिंग और नॉट हैपनिंग। वेजरिंग एग्रीमेंट क्या है कि वेजरिंग एग्रीमेंट इज अ प्रॉमिस टू गिव मनी और मनी वर्थ। वेजरिंग एग्रीमेंट में क्या होता है, एक ऐसा प्रॉमिस होता है कुछ पैसे देने का या पैसे के बराबर देने का, किस चीज पे, एक अनसर्टेन इवेंट पे, किस चीज पे, अनसर्टेन इवेंट पे। चलिए,
रेसिप्रोकल प्रॉमिस किस चीज में होता है? कंटीनेंट कॉन्ट्रैक्ट में होता है रेसिप्रोकल प्रॉमिस, लेकिन वेजरिंग एग्रीमेंट में रेसिप्रोकल प्रॉमिस नहीं होता है। अनसर्टेन इवेंट इन कंटीनेंट कॉन्ट्रैक्ट द इवेंट इज कोलैटरल। इवेंट क्या होता है? कोलैटरल होता है। लेकिन वेजरिंग एग्रीमेंट में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट द अनसर्टेन इवेंट इज द कोर फैक्टर। अनसर्टेन इवेंट क्या होता है? यहाँ पे कोर फैक्टर होता है। नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कंटीनेंट कॉन्ट्रैक्ट में नॉट बी वेजरिंग इन नेचर। कंटीनेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वेजरिंग नहीं होता है नेचर में। कंटीनेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वेजरिंग नहीं होता है नेचर में। लेकिन वेजरिंग एग्रीमेंट क्या होता है? कंटीजेंट होता है नेचर में। क्या होता है? कंटीजेंट होता है नेचर में। इंटरेस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी, जो भी पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उनका किस चीज में इंटरेस्ट होता है? कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर किस चीज में इंटरेस्ट होता है? सब्जेक्ट मैटर में। उनका सब्जेक्ट मैटर में इंटरेस्ट होता है। कैसे? कि उनका इंटरेस्ट आता है कि क्या ये इवेंट होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, तो वो क्या है? सब्जेक्ट मैटर है। कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी हैव इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर, बट वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है? द कॉन्ट्रैक्ट पार्टी हैव नो इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर। उनका सब्जेक्ट मैटर में कोई भी इंटरेस्ट नहीं रहता है। वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज हैव नो इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट मैटर। डॉक्ट्रिन ऑफ म्यूचुअलिटी ऑफ लॉस एंड गेन, तो कंटीनेंट कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट बेस्ड, ये नॉट बेस्ड ऑन डॉक्ट्रिन ऑफ म्यूचुअलिटी ऑफ लॉस एंड गेन, बट वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट इज अ गेम losing and gaining alone matters. Effect of contract क्या होता है? Contingent contract is a valid but a weaseling agreement is a void. Contingent contract is a valid but a weaseling agreement is a void. Now quasi contract. A valid contract must contain certain essential elements such as offer and acceptance, capacity to a parties, consideration and free consent. तो यहाँ पे हमें क्या देखना है कि क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है? व्हाट इज क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट? तो क्या such cases are not contract and restrictions, but the court recognize them as relation resembling those of contract and enforce them as if there was a contract. Hence the term quasi contract, even the absence of a contract, certain social relationship give rise to certain specific obligation to be performed by certain person. These are known as quasi contract as they create same obligation as in the case of regular contract. For example क्या है? T a tradesman leave a good at C house by mistake. T क्या है? एक ट्रेडमैन है, एक व्यापारी है, उनका जो गुड्स है, उनका जो सामान है वो कहाँ छूट जाता है? बाय मिस्टेक से C के घर पे। C treat the goods as his own. C क्या करता है? वो गुड्स को क्या करता है? खुद का मान लेता है। treat the good as his own. C is bound to pay for the goods. तो C का लीगली क्या है? उनका बाउंड, उनका क्या बनता है? ऑब्लिगेशन बनता है कि वो पे करें गुड्स के लिए। टी को वो क्या करे? पे करे। ए पे सम मनी टू बी बाय मिस्टेक। ए क्या करता है? गलती से कुछ पैसे दे देता है बी को बाय मिस्टेक। इट इज रियली ड्यू टू सी, इट इज रियली ड्यू टू सी, बी मस्ट रिफंड द मनी टू ए। यहाँ पे क्या होगा कि बी को मनी रिफंड करना चाहिए ए को। ये सब क्या है? क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट के एग्जांपल्स हैं। तो डेफिनेशन क्या है? These relation are called as a quasi contractual obligation in India. It is also called certain relation resembling those created by contract. यहाँ पे क्या है? Cases deemed as quasi contract, claim for necessary supplied, payment by an interested person, obligation of a person enjoying the benefit of non-gratuitous act, responsibility of vendor goods. तो यहाँ पे ये सब क्या माना जाएगा? क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। मनी पेड बाय मिस्टेक अंडर कोएशन। उसके बाद क्लेम फॉर नेसेसरी सप्लाई टू पर्सन इनकैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। तो कोई भी पर्सन है जो कि कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए क्या है? इनकैपेबल है, तो वो क्या करेगा? नेसेसरी जो भी सप्लाइड है वो क्या करेगा? क्लेम करेगा। वो क्या करेगा? मांगेगा। तो इफ अ पर्सन इनकैपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट और एनीवन होम he is legally bound to support is supplied by another person with necessary suited to his condition in life, the person who has furnished the supply is entitled to reimbursed from the property of such incapable person. एक सिंपल भाषा में बोला जाए तो कोई भी पार्टी है जो कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती, क्या कर सकती है? कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि वो इनकैपेबल है, किसी तरह से वो माइनर है। तो उनको अगर नेसेसरी सप्लाई किया गया, जो भी ज़रूरत की चीज़ है वो सप्लाई किया गया है, तो जो भी सप्लाई करता है उस चीज़ को माइनर तक उनका क्या हक बनता है, वो क्या इंटाइटल है उस चीज़ के लिए कि वो माइनर की प्रॉपर्टी से
वो क्या करें, उस चीज के पैसे को क्या करें, ले। ओके, the person who has furnished such supplies is entitled to be reimbursed from the property of such incapable person. ये सप्लाई बी lunatic क्या है, lunatic है और माइनर है, with necessary suitability is condition life is entitled to reimburse from B's property. तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इंटाइटल है कि बी के प्रॉपर्टी से क्या करे, जो भी उनको जो सप्लाई किया गया उसको रिम्बर्स करे, मीन्स उनका जो भी उसमें खर्च लगा उसकी प्रॉपर्टी से क्या करे, ले। Payment by an interested person, section 69. A person who is interested in the payment of money which another is bound by law to pay and will therefore pay, it is entitled to be reimbursed from the other. Okay. Obligation of person enjoying benefits of non-gratuitous acts, section 70. सेक्शन 70 क्या कहता है कि कोई भी पर्सन है वो एंजॉय करता है नॉन ग्रेचुइटस एक्ट का। इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल आपके डोर पे अगर पिज्ज़ा डिलीवरी वाला आया, आपको दे दिया, फिर 10 मिनट बाद वो दोबारा आके आपसे कहता है कि नहीं ये दूसरे का डिलीवरी था, मैंने बाय मिस्टेक आपके यहाँ दे दिया, और आपने क्या किया, तब तक आपने उस पिज्ज़ा को क्या किया, कंज्यूम कर लिया। क्या कर लिया, कंज्यूम कर लिया। तो आपको क्या है, आपने क्या किया है, यहाँ पे बेनिफिट उठाया है किस चीज का, नॉन ग्रेचुइटस एक्ट का। ये हमारा सेक्शन 70 कहता है। तो आपको क्या करना है, उसके लिए पे कंपनसेशन देना है, जितना उसका प्राइस पे करना है, या फिर अगर आपने नहीं खाया तो उसको, अगर आपके पास रीस्टोर है तो आपको उस चीज को क्या कर देना है, दे देना है, ताकि वो डिलीवर्ड हो जाए। तो ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन एंजॉय बेनिफिट ऑफ नॉन ग्रेचुइटस एक्ट, सेक्शन 70। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स, तो ये तो पता है कि हमारा सेक्शन 71 कहता है कि अगर किसी भी पर्सन को किसी दूसरे का सामान अगर कहीं पे गिरा पड़ा मिलता है तो उसको क्या करना है, या तो कस्टडी में दे देना है, या फिर अगर आप उसको जानते हैं तो आपको क्या करना है, उसको लौटा देना है, उसके सही ओनर तक आपको पहुंचा देना है। नेक्स्ट क्या हमारा, मनी पेड बाय मिस्टेक और अंडर कोएशन। तो अगर आपने गलती से किसी को पे कर दिया है, अगर आप पे कर चुके थे लेकिन आप दोबारा से उसको रीपे कर दिया, तो उनका क्या ऑब्लिगेशन बनता है कि आपको वो लौटाएं। तो मनी पेड बाय मिस्टेक और अंडर कोएशन, सेक्शन 72 हमारा कहता है कि a person to whom money has been paid or anything delivered by mistake or under coercion must repay or return it. तो यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट किया जा रहा है, डिफरेंसेस बिटवीन क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट। एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट में और एक क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस क्या है। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट क्या है, द एसेंशियल्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट आर एब्सेंट। तो क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट में क्या रहता है, एसेंशियल्स जो भी एलिमेंट रहते हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का, वो यहाँ पे क्या रहता है, एब्सेंट रहता है, नहीं रहता है। द एसेंशियल्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट आर एब्सेंट। और कॉन्ट्रैक्ट में क्या रहता है, एसेंशियल जो भी है कॉन्ट्रैक्ट के वो क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहता है। तो इम्पोज्ड बाय लॉ ये किसके थ्रू बनता है, लॉ के थ्रू। यहाँ पे कोई भी माइंडसेट नहीं रहता है कि यहाँ पे हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम कहीं जा रहे हैं और मुझे रास्ते में कुछ गुड्स मिले गिरे हुए, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई भी पार्टी नहीं है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, हम क्या करेंगे, डायरेक्ट उसको उठा के कस्टडी या फिर जो भी ट्रू ओनर है उसको हम क्या करेंगे, दे देंगे। तो यहाँ पे क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, इम्पोज्ड बाय लॉ। ये लॉ क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट को लॉ के थ्रू ये बनता है। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कंसेंट ऑफ पार्टी से बनता है, पार्टी की इच्छा से बनता है। उसके बाद क्या है, समरी है। यहाँ पे हमारा यहाँ पे यूनिट खत्म हो गया है। तो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या है, विच आर द कंडीशन ऑन सम फ्यूचर इवेंट। कुछ भी कंडीशन रखा जाए हमारा फ्यूचर इवेंट पे जो कि अनसर्टेन है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। रूल्स क्या क्या है, इन्फोर्समेंट किसके, इफ इट इज कंटिन्यूड हैपनिंग ऑफ अ फ्यूचर इवेंट, इट इज इन्फोर्सेबल इन द इवेंट हैपनिंग। The contract becomes void. The contract becomes void if the event becomes impossible or the event does not happen till the expiry of time fixed for happening of the event. तो सेम बात है कि इफ इट कंटीजेंट, और अगर कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट किसी भी हैपनिंग को लेके बनाया गया, किसी भी फ्यूचर इवेंट के हैपनिंग को लेके बनाया गया, और वो फ्यूचर इवेंट क्या होता है, और हैपनिंग होने से रह जाता है, इम्पॉसिबल हो जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइड हो जाएगा। या फिर किसी फिक्स टाइम को लेके बनाया जाता है, फॉर एग्जाम्पल सिपो वाला, कि अगर 1 साल के अंदर वो शिप लौटेगी तो मैं आपको पे करूँगा, और तो वो क्या होता है, 1 साल तक वो इन्फोर्स रहता है। अगर लौट जाए तो वो ये क्या हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा। अगर नहीं लौटी तो क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। तो
रीजनिंग कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वॉइड होता है यहाँ पे। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट एराइज और ऑब्लिगेशन क्रिएटेड विदाउट द कॉन्ट्रैक्ट, ऑब्लिगेशन विदाउट कॉन्ट्रैक्ट के क्या होते हैं, क्रिएट हो जाता है, तो क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं। तो ओके, आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियो बढ़िया लगा हो, और प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करके मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। और कोई भी आपको चैप्टर ऐसा है जो आपको समझ नहीं आ रहा है या कोई भी कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ मुझे बताएं, हम उस पर वीडियो बना के जहाँ तक मुझे लगेगा, जहाँ तक मेरे से हेल्प होगा, हम उसको ज़रूर करेंगे। एंड आई होप कि आपको अच्छा लग रहा हो, मुझे भी अच्छा लगता है आप लोगों को पढ़ाने में और नॉलेज शेयर करने में। एंड थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप सपोर्टिंग।